जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम CDS 1 2023 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस किए थे, बट वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो इस वजह से दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे रेलेवेंट है, तो ध्यान से चीज़ों को समझें। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में भी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ, बिकॉज अगर उससे पेरीफेरल टॉपिक्स में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और ये जो पेरीफेरल नॉलेज वाली बात है, ये एग्जाम में काफ़ी काम भी आई। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले, इवन कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी देखने को मिले। जैसे आपको याद होगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल से, तो मैंने कई सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्विजेज स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर अराउंड अगस्त सितंबर के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था एक, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, बट वो क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट वे में फ्रेम किया था। वो क्वेश्चन था धर्म सभा के ऊपर, राइट। तो उसका पहला ही स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल एक ही सोर्स से पढ़ने का, बट आप जहाँ से भी पढ़ें रिवीजन प्रॉपर फॉलो करें, और एक एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि हाँ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमें एटलीस्ट कवर करने हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने अलग से हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री सेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर दिया। और यहाँ से देखिए हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 2-3 सवाल आए। एक तो धर्म सभा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही, इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू के ऊपर जो सेवा समिति वाला क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीटेड। तो हिस्ट्री सेक्शन में भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें तो। इसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी सेक्शन की बात करें तो ज्योग्राफी में हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन है, जैसे बट जितने भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन क्लाउड के ऊपर है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैप के ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है। अगर आप मैप खुद से ड्रॉ करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, जैसे तेलंगाना स्टेट के बॉर्डरिंग स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया, या किस स्टेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ, ये सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप हाथ से मैप को ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ें वाकई में काम आती हैं एग्जाम टाइम में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला ज्योग्राफी क्वेश्चन ये होगा। 2 आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको आंसर करना है कोड के बेसिस पे। कहा जा रहा है कि थर्मल पावर जो स्टेशन होते हैं, इनमें फ्यूल्स कौन कौन से, जैसे ऑयल हो गए, कोल या नेचुरल गैस, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। और दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि फ्यूल को बर्न किया जाता है ताकि पानी गर्म हो सके। इसके बाद इसे भाप में बदल दिया जाता है और जो फर्दर टरबाइन में जाता है, और उसके बाद ये टरबाइन स्पिन होती है, टर्न होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब बेसिकली पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो ऑब्वियसली थर्मल पावर स्टेशन में तो यही होता है, फ्यूल वगैरह जलाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो ये पूरा मैकेनिज्म ही है। हाँ, फ्यूल पहले बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद वाटर हीट होगा, इसके बाद ये स्टीम में बदलेगा और इस तरीके से टरबाइन घूम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो अगर दोनों सही है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन ही दे रखी है, राइट। तो सही आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन डी नहीं, बल्कि ऑप्शन सी सही है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल्स वगैरह का यूज किया जाता है, और ये किस तरीके से काम करता है ये इसका पूरा प्रॉपर रीज़न है। अगला सवाल देखिए, इंडस रिवर बेसिन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो इंडस रिवर बेसिन है ये किन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक एक्सटेंडेड है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सो ये क्लास 12 की ज्योग्राफी NCERT बुक है, चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। सो अगर इस चैप्टर के तहत आप देखें तो वाटर रिसोर्सेज पर डिस्कशन किया गया है। इसके बाद बेसिन वाइज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल और उसके यूटिलाइजेशन की बात की गई है। नाउ इसी के अंदर आप देखें तो रिवर बेसिन्स दिखाए गए हैं, और रिवर बेसिन में अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन ये पूरा पोर्शन है, मतलब ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। हाँ, नाउ इसमें देखिए तो ये आपको राजस्थान के कुछ पोर्शन में, इवन हरियाणा के कुछ पोर्शन में, और पंजाब तो ऑब्वियसली है ही, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये रीजन्स भी शामिल हैं।
आइए इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिकॉज कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि राजस्थान में इंडस रिवर बेसिन देखने को मिलेगी या नहीं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, सेंट्रल वाटर कमीशन की। सो देखिए इंडस रिवर बेसिन के बारे में, इंडस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। और लेंथ कितनी है तो 2880 किलोमीटर है, जिनमें से जो 709 किलोमीटर है ये भारत में लाई करती है। अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़। तो इस तरीके से राजस्थान में भी है लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके बाद हरियाणा है, फिर चंडीगढ़। सो अभी हमने देखा कौन कौन से शामिल हैं। ऑब्वियसली लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। तो सही आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। और देखिए रिवर बेसिन में और रिवर के कोर्स में बहुत फ़र्क होता है। तो रिवर बेसिन की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज शामिल होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। तो इसलिए आप मैप वगैरह को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अभी हमने देखा ये 12th NCERT के मैप से ईजिली सॉल्वेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्केनोज के बारे में पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो वोल्केनो की स्ट्रेंथ है ये मेजर की जा सकती है वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स के द्वारा। दूसरा ये कि आइसलैंड और फिलीपींस जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान क्रिएट हुए हैं। तीसरा ये कि जो वोल्केनिक सॉइल्स होते हैं ये रिच होते हैं, डीप होते हैं, फर्टाइल होते हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चर को ये जगह देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी NCERT से सॉल्वेबल तो नहीं है, बट अप्लाइड तरीके से सॉल्वेबल है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ऑब्वियसली वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज एक्सप्लोजन से संबंधित इंडेक्स है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है आइसलैंड और फिलीपींस, क्या ये वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा क्रिएट हुए हैं या नहीं, इसमें आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। थर्ड की बात करें तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली ज्योग्राफी के अंदर कि जो वोल्केनिक सॉइल्स हैं, इवन अगर देखें जो बेसाल्टिक सॉइल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है इनमें देखने को मिल सकता है। तो 1 और 3 तो सही हैं डेफिनेटली। क्या 2 सही है ये चेक करते हैं। तो ये क्लास 11 का फिजिकल ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स, इस वाले चैप्टर के अंदर हमने प्लेट्स को कवर किया था। तो इनमें से कुछ माइनर प्लेट्स भी थे, कुछ मेजर भी थे। 7 मेजर थे बेसिकली और कुछ माइनर थे। इनमें से एक जो माइनर प्लेट था वो था फिलीपाइन प्लेट, और ये जो फिलीपाइन प्लेट है ये एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए जो फिलीपींस में वोल्केनो वगैरह देखने को मिले हैं ये ओसेनिक कन्वर्जन बाउंड्रीज के कारण फॉर्म हुए हैं। और ओसेनिक क्रस्ट जब सबडक्ट कर जाती है दूसरे ओसेनिक क्रस्ट के नीचे तो इससे काफ़ी प्रेशर जनरेट होता है, जिससे जो मेग्मा है ये ऊपर की तरफ पुश होती है और वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आइसलैंड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं ये अकर किए हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजी शेप्ड है आइसलैंड में भी वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। तो इसे लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है, शिफ्टिंग इन द प्लेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है, और इस तरीके से जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है ये किस तरीके के क्लाउड टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है। ये कन्वेक्शन के द्वारा जनरेट होते हैं। दूसरा ये कि इकलौता क्लाउड टाइप है जो हेल, थंडर, लाइटनिंग इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा ये कि ये लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड होते हैं और एनविल टॉप्स के रूप में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन हमारे पास स्टेटो क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, सर्रो क्यूमुलस या निम्बोस्टेटस। सो ये क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी के वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में अगर आप देखें तो क्लाउड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। सिरस, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस क्लाउड्स के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा अलग से भी आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन के अंदर भी बात की गई है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल की, जिनमें कन्वेक्शनल रेन की बात की गई है। और कन्वेक्शनल प्रोसेस आपको याद होगा जब हमने हेडले सेल वगैरह डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एयर जो है ये हीट होकर के ऊपर की ओर राइज करती है और इसके बाद फिर कन्वेक्शनल करंट और ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से अगर आप समझें, फिलहाल कन्वेक्शनल रेन की अगर हम बात करें तो जब एयर है ये हीट होने के बाद लाइट होती हैं ऑब्वियसली और इसके बाद ये राइज अप करती हैं।
और इस तरीके से क्या होता है, एक्सपेंड भी करेंगी, क्योंकि हवा गर्म होने के बाद एक्सपेंड करेंगी और कंडेंसेशन होगा। और ये जो कंडेंसेशन है इसके बाद क्यूमुलस क्लाउड फॉर्म होगा। और क्यूमुलस क्लाउड की खास बात ये है कि थंडर और लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं देखने को मिलती हैं। और ये जो रेन के कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया, ये समर या हॉटर पार्ट में देखने को मिलते हैं और इक्वेटोरियल रीजन में ये बहुत कॉमन होते हैं। तो ऑब्वियसली समर सीजन में बहुत लंबे टाइम तक और एक रेगुलर बेसिस पे रेनफॉल नहीं करवाते हैं इस तरीके के बादल। किस तरीके के? क्यूमुलस क्लाउड्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें कैरेक्टरिस्टिक को, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि हेल, थंडर, लाइटनिंग, ये चीज़ें हैं जुड़ी हुई। कन्वेक्शन की भी बात हमने देखी कन्वेक्शनल रेन के तहत। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सही आंसर क्या होगा फिर? क्यूमुलस क्लाउड, या आप कह लें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ऑप्शन बी सही है। वैसे थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस क्लाउड में, और ये है कि जो क्यूमुलस क्लाउड है ये डोम शेप्ड होता है, बट क्यूमुलोनिम्बस जो ये एनविल शेप्ड होती है, राइट। तो ये छोटे से डिफरेंस है, बाकी आप दोनों को बिल्कुल सिमिलर ही कह सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और हाँ, सारे क्लाउड्स के ऊपर मैं जल्द ही डिस्कशन लेकर के आऊँगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लाउड्स के ऊपर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे और क्लाउड्स के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना डायग्राम बनाना चाहती हैं जिनमें डाटा दो तरीके के दिखाने हैं, पहला पॉपुलेशन साइज और दूसरा नंबर ऑफ सर्विसेज। तो किस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा? पाई चार्ट, स्कैटर ग्राफ, बार चार्ट या ट्राइंगुलर ग्राफ? तो पाई चार्ट तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना पाई चार्ट में। स्कैटर ग्राफ ऑब्वियसली नहीं, ट्राइंगुलर ग्राफ का कोई लॉजिक ही नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बार चार्ट। बार चार्ट के माध्यम से दो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। और ये अगेन ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इसके खास करके पॉपुलेशन का जहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्कबुक में भी ये सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल देखिए, तो बेहद आसान है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान सवाल है। सही आंसर गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा, इसके बाद आंध्र प्रदेश है सेकेंड में, थर्ड में महाराष्ट्र है, राइट। तो ये तो हर ज्योग्राफी के बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी है। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया के कोस्ट लाइन की जो लेंथ है ये कितनी है। ये पोर्ट्स जो है ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, सीडीएस और सीएपीएफ में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये सब कुछ मैंने डिस्कस करवा दिया है। अगर आपने मेरी सीएपीएफ की ज्योग्राफी एनालिसिस देखी होगी 2021 की, तो उस टाइम पे मैंने ये डिस्कस किया था सेम सवाल। देखिए, दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। पहले ये कि विशाखापट्टनम जो पोर्ट है यानी बंदरगाह है, ये एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। दूसरा ये कि जो दीनदयाल पोर्ट है ये एक तरीके का टाइडल पोर्ट है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2014 का है, लैंड लॉक्ड हार्बर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर विशाखापट्टनम होगा। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2000 का है, और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने थे, 4 स्टेटमेंट हैं टोटल। टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, यानी जो टाइड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा के विषय में, ये नेविगेशन और फिशिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सही है। दूसरा देखिए, हाई टाइड जो है ये इनेबल करता है बिग शिप को कि वो एंटर कर सकें या लीव कर सकें हार्बर में काफ़ी सेफली। तीसरा ये कि जो टाइड है ये प्रिवेंट करते हैं सिल्टेशन को हार्बर में, इस वजह से ये हेल्पफुल है। चौथा, जो कांदला और जो डायमंड हार्बर है ये टाइडल पोर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही है, और चौथा आप ध्यान से अगर पढ़ें तो क्या कहा जा रहा है, कांडला और डायमंड हार्बर टाइडल पोर्ट्स हैं। तो देखिए इसका मतलब पहला वाला सीडीएस 2014 से और दूसरा सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन से सॉल्वेबल था। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। विशाखापट्टनम जो ये लैंड लॉक्ड हार्बर है, जबकि दीनदयाल पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला पोर्ट। सो ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमने कई सारे पहले भी क्वेश्चन कवर किए हैं। इसी के अंदर अगर आप देखें तो जो पोर्ट्स हैं इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, जैसे कांडला पोर्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मुंबई नेचुरल हार्बर के रूप में बताया गया है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मारवा गाँव पोर्ट है, हर तरह के पोर्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर किए गए हैं। तो यहाँ आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर नहीं करने हैं, बिकॉज इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे और आप काफ़ी आसानी से मार्क कर सकते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पे, दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। इसके अलावा कई सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जैसे हमने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री को, पॉलिटी को,
और इसके अलावा हिस्ट्री को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।